Nervous system can be central nervous system or peripheral nervous system. Central nervous system has brain and spinal cord. Peripheral has somatic, autonomic and enteric nervous system. Another physiological feature is the RAS mechanism, that is reticular activating system, जिसमें एक रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है जिसमें जो सेंसरी पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स तक जाएगा एंड दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल, वेकफुलनेस, अलर्टनेस एज वेल एज फोकस. न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल होते हैं जो प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक लेकर जाएगा एक इम्पल्स को थ्रू अ सिनेप्स. न्यूरोमॉड्यूलेटर आर द केमिकल्स विच आर रिलीज्ड ऑन द नॉन सिनेप्टिक साइड, और वो जो मसल है या फिर कोई भी अदर ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया. Neurohormones are the chemicals which are secreted by the neuron to the blood. It is generally secreted by the peptide secreting cells of the hypothalamo-hypophyseal circuit, जो कि hypothalamus को pituitary से connect करता है. Neuromediators are the chemicals which elicitate the postsynaptic response to the neurotransmitter, जो neurotransmitter को help करेगा अपना response दिखाने में. It involves the use of secondary messenger, for example cyclic AMP, GMP or the IP3. Neurotropic factors are the substances which are produced within the neural cell, and उनका क्या attempt होता है कि वो repair कर दे जो damage produce हुआ है within the central nervous system. जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन उसको सिंथेसाइज करे, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन उसको रिलीज करे, एज वेल एज अगर हम उसको एक्सटर्नली दे तो वो आइडियल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे जो कि पहले कर रहा था, जो कि प्री सिनेप्टिक से रिलीज से प्रोड्यूस कर रहा था. न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी नॉन पेप्टाइड, पेप्टाइड. पेप्टाइड में कोलिसिस्टोकाइनिन, वेसोप्रेसिन. देन नॉन पेप्टाइड में अगर वो कोलिन एस्टर है तो इट इज एसिटाइल कोलिन एंड इट इज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो कि डिस्कवर किया गया था. अमीन्स की बात करूँ तो नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ऑटोनॉमिक के जितने भी है दैट आर अमीन. देन अमीनो एसिड में वी आर हैविंग glutamate, aspartate that are excitatory and GABA and glycine that is inhibitory. Miscellaneous में diffusible में nitric oxide as well as carbon dioxide, then purines में ATP जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं. अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एसिटाइल कोलिन का जनरली एक्शन एक्साइटेटरी होता है, बट ये इनहिबिटरी एक्शन भी क्यों शो करता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मस्करिनिक रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट प्री सिनेप्टिकली. देन अमीन्स की बात करें, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट. तो जनरली जब बॉडी में बीपी राइज करता है तो बैरो रिसेप्टर स्ट्रेच करते हैं एंड देन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और अल्फा 2 एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन ये सब प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन की रिलीज इनहिबिट हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. डोपामीन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनहिबिटरी इफेक्ट है. अगर डोपामीन की डेफिशिएंसी हो गई तो पार्किंसोनियन डिजीज देखने को मिलती है, वही एक्सेस हो गई तो हंटिंगटन स्कोरिया देखने को मिलता है. पार्किंसन डिजीज it is seeing enhancement of the voluntary movement, while जो हंटिंगटन स्कोरिया होता है उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है. अब हम पर्टिकुलरली न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे. जो CNS है उसमें 50% से ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज ग्लूटामेट. जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके पास एक्साइटेटरी अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर है जो कि ग्लूटामेट को अपने अंदर लेता है, वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है. जनरली ग्लूटामेट के रिसेप्टर कैन बी आइनोट्रोपिक और द मेटाबोट्रोपिक. आइनोट्रोपिक में NMDA आता है, AMPA आता है, काइनाइट आता है. NMDA रिसेप्टर की 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन. एक छोटा सा स्टिमुलस आएगा जो बहुत देर तक पोस्ट सिनेप्टिक को स्टिमुलेट करता रहेगा. एक्साइटोटॉक्सिसिटी, जो हैवी स्टिमुलस आया है वो हैवी इन्फ्लक्स कराएगा कैल्शियम के थ्रू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसकी वजह से इतने सारे कैस्केड शुरू हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल प्रोटियोलाइज, लाइपेज और सेल डेथ, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी. नाउ NMDA इज अ यूनिक रिसेप्टर. व्हाई? क्योंकि इट इज बोथ लिगैंड गेटेड एंड वोल्टेज गेटेड एंड इट रिक्वायर ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट बोथ फॉर इट्स एक्टिवेशन. मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर में वी आर हैविंग कि ये आर पहले तो GPCR. वर्टिब्रेट में एक्शन शो करते हैं एक्साइटेटरी, इनवर्टिब्रेट में शो करते हैं इनहिबिटरी. फॉर एग्जाम्पल एवरमेक्टिन जो है वो एक एंडेक्टोसाइट है, एंडो को भी मारेगा, एक्टोपैरासाइट को भी मारेगा. नाउ ये क्या करता है, ये इनहिबिटेड रिस्पॉन्स शो करके फ्लैसिड पैरालिसिस कराता है इंसेक्ट्स की. अब ग्लूटामेट के एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए हम फेनसाइक्लिडीन ड्रग का यूज करते हैं.
एस्पार्टेट भी एक एक्साइटेटरी है, तो ये एक्साइटोटॉक्सिसिटी शो करता है, बट NMDA के लिए इसकी एफिनिटी कम होती है। गाबा की बात करें तो गाबा भी ग्लूटामेट से बनता है। एंजाइम रिक्वायर्ड है ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेज। गाबा कैन बी पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक गाबा ए, प्री सिनेप्टिक गाबा बी। गाबा ए पोस्ट सिनेप्टिकली क्लोराइड चैनल को खोलेगा, हाइपरपोलराइजेशन परफॉर्म करेगा। अब इसमें हमें कुछ ड्रग्स के बारे में बात करनी है। अब उसकी सिंथेसिस इनहिबिट करनी है, तो ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेज को हिंडर कर दो। इसमें वी आर हैविंग 3-mercapto प्रोपियोनिक एसिड और द अलाइल ग्लाइसिन। रिलीज को इनहिबिट कर दो तो वी आर हैविंग आइवरमेक्टिन। एगोनिस्ट में गाबा ए, गाबा बी। गाबा बी का एगोनिस्ट है बैक्लोफेन। ए का एगोनिस्ट है मसीमोल, आइसोगुवेसिन, बेंजोडाइजोपिन एंड द बार्बिचरेट। एंटागोनिस्ट की बात करें तो गाबा ए का एंटागोनिस्ट है बिक्यूकुलिन, पिक्रोटॉक्सिन। बिक्यूकुलिन कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करेगा, पिक्रोटॉक्सिन नॉन कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करेगा। गाबा बी में एंटागोनिस्ट है फैक्लोफेन एंड द सैक्लोफेन। देन मेटाबॉलिक इनहिबिटर जो कि गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। वी आर हैविंग विगाबैट्रिन, वी आर हैविंग सोडियम वेलप्रोएट। रीअपटेक को इनहिबिट करेगा, दैट इज टियागैबिन। नाउ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी काम करता है सिमिलर टू गाबा ए। वो क्या करेगा, क्लोराइड चैनल को खोलेगा, हाइपरपोलराइजेशन कर देगा। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कोएक्टिवेशन ऑफ द NMDA रिसेप्टर। स्ट्रिक्निन क्या करता है, रिसेप्टर पे जाके बैठ जाएगा और ग्लाइसिन को रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करने देगा। टेटनस क्या करेगा, ग्लाइसिन की रिलीज ही नहीं होने देगा स्पाइनल कॉर्ड से। नाउ अब हम CNS पढ़ रहे हैं। CNS में 2 टाइप की ड्रग पढ़ेंगे, CNS स्टिमुलेंट पढ़ेंगे, CNS डिप्रेसेंट पढ़ेंगे। डिप्रेसेंट में हम 6 तरीके की ड्रग पढ़ेंगे। पहली एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो देगा दैट इज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जाम्पल ईथर एंड हेलोथेन। नार्कोटिक पढ़ेंगे। नार्कोटिक्स क्या करेंगे, प्रोफाउंड स्लीप प्रोड्यूस करेंगे, एग्जाम्पल मॉर्फिन एंड बार्बिचरेट। अब जब हम नार्कोटिक को पहले देते हैं एनेस्थीसिया से, इट इज नोन एज द बेसल एनेस्थीसिया। फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्रोमोइथेनॉल, फॉर एग्जाम्पल पैराल्डिहाइड। इनको हम पररेक्टम से दे सकते हैं, IV से हम दे सकते हैं थायोपेंटोन को। देन वी आर हैविंग द हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, CNS डिप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे सिमिलर टू द नॉर्मल स्लीप, फॉर एग्जाम्पल बार्बिचरेट्स एंड द बेंजोडाइजोपिन। सिडेटिव की बात करूँ तो वो काम करेंगे, एनिमल को क्वाइट करेंगे, एग्रेशन से बचाएंगे एंड वो स्लीप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सिडेटिव में वी आर हैविंग ट्रैंकुलाइजर्स दैट आर द क्लोरप्रोमाजीन। देन इज एनाल्जेसिक जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करेगा, कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन हो गया, पैथिडीन आ गया। इन सब के एग्जाम्पल हम डिटेल में इनकी कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, अभी बस एक एक दो नाम याद रखने हैं। एंटी एपिलेप्टिक्स में हमने बात करी कि वो ट्राइडायोन या फिर डाइलेंटिन, ये इनके एग्जाम्पल है। अब जो डिप्रेस हो रहा है CNS, इट कैन बी जनरली डिप्रेस और इट कैन बी सिलेक्टिवली डिप्रेस। जनरली हम पूरा एनेस्थीसिया को इंक्लूड करते हैं एंड हम यूज करते हैं एलिफेटिक अल्कोहल को। सिलेक्टिव में हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स आ गई, एंटी एपिलेप्टिक्स आ गई, एनाल्जेसिक्स आ गए एंड एंटी एमेटिक्स आ गई। फिर हमारे पास आता है CNS स्टिमुलेंट, जिसमें हमारे पास थाइमोलेप्टिक्स है जो कि एक्ट करेगा केवल डिप्रेस्ड ब्रेन के ऊपर एंड इसको हम साइकिक एनर्जाइजर्स भी कहते हैं। मेडुलरी स्टिमुलेंट्स और दी एनालेप्टिक, इट इज इम्पॉर्टेंट। एनालेप्टिक्स क्या होते हैं, मेडुलरी स्टिमुलेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बेमेग्राइड, लेप्टाजोल या फिर निकेथमाइड। देन स्पाइनल स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, स्पाइनल स्टिमुलेंट स्टिमुलेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, दे एनहांस द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिक्नीन। स्ट्रिक्नीन क्या करता है, नेगेटिव को नेगेटिव करता है, दैट मीन्स ग्लाइसिन को इनहिबिट करता है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या आता है, पॉजिटिव निकल के आता है, दैट इज नोन एज एनहांसर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज, जो कि CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, उनका एक्शन एडिटिव है, वो दोनों आएंगी तो अच्छा एक्शन ही प्रोड्यूस करेंगे एट द एंड। एंटागोनिस्ट, अगर आप एक डिप्रेसेंट दे रहे हो, एक स्टिमुलेंट दे रहे हो, तो उनका एक्शन उल्टा हो सकता है। इट कैन बी फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट और इट कैन बी अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा दोनों ड्रग्स का, फिजियोलॉजिकल में हमारा दोनों ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट देखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक वर्ड जो था वो O.W. हॉल्म्स ने दिया था। इसको हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं, जनरल और लोकल एनेस्थीसिया।
जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी में रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देगा। लोकल एनेस्थेटिक क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में सेंसेशन का लॉस कराएगा बट एनिमल कॉन्शियस रहेगा। जनरल एनेस्थीसिया इनहेलेशन से भी दे सकते हो, आईवी आईएम से भी दे सकते हो। इनहेलेशन में हमारे पास गैसियस आता है, वॉलेटाइल आता है। गैसियस में नाइट्रिक ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन एंड वॉलेटाइल में ईथर और हेलोटेन आता है। अब जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो सबसे पहले ईथर आया था, फिर एंटो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड 1776 में प्रिस्ले ने डिस्कवर किया। इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था हॉरेस बेल ने, करने की कोशिश करी थी बट वो फेल हो गया तो उसने सुसाइड कर ली थी। लास्ट डिस्कवर हुआ था क्लोरोफॉर्म जो हमने अभी देखा। नाउ आइडियल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी, इट विल एक्ट एज अ एनाल्जेसिक, पेन रिलीव करेगा, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेगा, एज वेल एज मसल को रिलैक्स करेगा ताकि जो भी इंट्यूबेशन है हमें ऐड करनी है, रॉड ऐड करनी है, वो हम कर सकें। इसकी जो रिकवरी होनी चाहिए और इंडक्शन होना चाहिए वो भी रैपिड होना चाहिए और वो पेशेंट की एंग्जाइटी को कम करने के केपेबल होना चाहिए। हमने ये पढ़ा जनरल जो होता है वो वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लोकल वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता। मेजर सर्जरी में हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे, लोकल हम देंगे माइनर सर्जरीज में। अब हम बात करते हैं प्री एनेस्थेटिक एजेंट की। प्री एनेस्थेटिक एजेंट जो हम एनेस्थीसिया से पहले दे रहे हैं, वी कैन गिव ट्रैंकुलाइजर्स और द सीडेटिव, जिसमें वी आर हैविंग द फिनोथियाजिन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोरप्रोमाजीन या फिर ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, ब्यूटायरोफिनॉन में ड्रोपेरिडोल एंड अजापिरोन। ये जो वर्ड्स हैं वो पूरे कोर्स में आते रहेंगे तो इनके साथ फैमिलियराइज हमें पहले लेक्चर से ही होना जरूरी है। अल्फा 2 एगोनिस्ट है जिसमें जाइलाजीन आता है, मीडेटोमिडीन आता है। बेंजोडाइजेपिन इज मेनली यूज फॉर द मसल रिलैक्सेशन, जिसमें वी आर हैविंग डायजेपाम और द लोराजिपाम। इसके अलावा हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, अभी हम ट्रैंकुलाइजर या सीडेटिव की बात कर रहे थे बस। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स हो गया, हिप्नोटिक्स हो गया, एंटीकोलिनर्जिक्स हो गए। एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगे, जो सिक्रीशन है उनको इनहिबिट कर देंगे, स्कोपोलामीन हो गया, एट्रोपिन हो गया। मसल रिलैक्सेंट पे डी ट्यूबोकुरारिन हो गया। अब हमें एडमिनिस्टर करना है एनेस्थीसिया को। ओपन सिस्टम, सेमी क्लोज, सेमी ओपन एज वेल एज क्लोज सिस्टम है। सेमी ओपन में आप एज्यूम करो एक बॉक्स है, इसमें कॉटन है, उसमें आपने क्लोरोफॉर्म और ईथर को डिप कर दिया। इसके बाद जो माइस है ऊपर नेट लगा दिया और माइस उस क्लोरोफॉर्म को इनहेल करता जा रहा है और उसमें धीरे धीरे करके एनेस्थीसिया आ जाएगा। सेमी ओपन और क्लोज और सेमी क्लोज की बात करें तो एक सिलेंडर मानो जिसमें क्लोरोफॉर्म है। अब वेपराइजर उसको वेपराइज करेगा, रिजर्वॉयर उसको स्टोर करके रखेगा। अब सेमी ओपन में जब हम इनहेल करेंगे तो ये जो फ्यूम्स होगी वो हमारे वन वे वाल्व के थ्रू हमारे नोज में इनहेल हो जाएंगी। इसके बाद जब हम एक्सहेल लेयर को पास करेंगे तो वो आउट चला जाएगा। नो रीब्रीदिंग इज अलाउड इन केस ऑफ सेमी ओपन सिस्टम। वहीं अगर मैं सेमी क्लोज की बात करूँ, एक पॉप ऑफ वॉल्व होता है। ये जो रेजर्वॉयर है, जब हमने इनहेल किया नोज के थ्रू, फिर हमने एक्सहेल लेयर को पास करा, वी आर हैविंग अ पॉप ऑफ वॉल्व। अगर CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये खुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये नहीं खुलेगा। अगर ये खुल जाएगा, CO2 का प्रेशर ज्यादा है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं अगर CO2 का प्रेशर हमारा कम है तो वो नहीं खुलेगा और ऐसे ही हमारी पूरी सर्कुलेशन चलती रहेगी। तो इसमें जनरली हम पार्शियल रीब्रीदिंग को इंक्लूड करते हैं। वहीं जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें रीब्रीदिंग अलाउड होती है और उसमें फॉर एग्जांपल हमने इनहेल किया नोज में, एक्सहेल एयर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर दैट इज सोडा लाइम के थ्रू पास करेगी एंड द सेम एयर इज रीब्रीथेड। मतलब हम अलग से कुछ एयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम एयर को हम रीब्रीथ करते जा रहे हैं। आप जनरली आईवी रूट से भी आप जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हो, आईएन से भी दे सकते हो, कीटामीन को देते हो। कीटामीन इज अ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अब अगर मैं डोजेज और पोटेंसी की बात करूं तो मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन ये बात करता है लंग्स में अगर 100 मॉलिक्यूल हैं एयर के तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए एक एनेस्थेटिक एजेंट के कि वो 50% पॉपुलेशन को एनेस्थेसाइज कर दे। दैट इज नोन एज द इफेक्टिव डोज 50। अब इसकी जो पोटेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस एजेंट का ऑयल गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि उसका मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कितनी है। जनरली पोटेंसी ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग को हम करते हैं mg/kg से डिनोट।
जनरल एनेस्थीसिया वॉलेटाइल में मेजरली हम यूज करते हैं हेलोथेन एज वेल एज आइसोफ्लूरेन को, ठीक है, हेलोथेन एंड आइसोफ्लूरेन। माइनरली हम यूज करते हैं एनफ्लूरेन एंड मेथॉक्सीफ्लूरेन। डेसफ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन जो होता है वो न्यूली रिकॉग्नाइज्ड है। क्लोरोफॉर्म को टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से अब हमने ऑब्सोलीट कर दिया है। जितने भी इनहेलेशनल एजेंट्स है वो सारे ऑर्गेनिक है एक्सेप्ट द N2O गैस। ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जिस भी गैस का ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवरी करने के लिए। अब अगर हमने सिलेंडर को ओपन किया है तो हमारे लंग्स में हमारे क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट बहुत ज़्यादा है, ब्लड में बिल्कुल नहीं है तो एल्वियोलाई से वो जाएगा पहले ब्लड में। अब ब्रेन में बिल्कुल नहीं है तो ब्लड से वो चला जाएगा हमारे ब्रेन में। कुछ टाइम बाद क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, ब्रेन स्टॉप कर देगा लेना, और उसके बाद वीनस प्रेशर विल बी इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर। मतलब जितना वीनस में ब्लड होगा, जैसे 5% अगर वीनस में है तो 5% ही आर्टीरियल में होगा, 5% ही एल्वियोलाई में होगा और 5% ही हमारा ब्रेन में होगा। अब जब हमने सिलेंडर को क्लोज कर दिया तो यहाँ से प्रेशर होना कम हो गया। अब ब्रेन है, ब्रेन वो रिलीज करेगा। एवरी टाइम जो वीनस ब्लड होगा उसमें हमारा एनेस्थेटिक एजेंट निकलेगा, उसके बाद वो एल्वियोलाई में वापस जाएगा एंड देन वो सिलेंडर में वापस चला जाएगा। अब अगर मैं फार्माकोकाइनेटिक की बात करूँ तो सेकेंड गैस इफेक्ट है जिसमें हम दो गैस का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसमें एक गैस कैरियर की तरह काम करती है, फॉर एग्जाम्पल N2O को आप दोगे वो रैपिडली हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब कर जाएगा। इसके बाद जो बची हुई गैस होगी उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सॉल्यूबल है तो वो ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वो सॉल्यूबल ज़्यादा होगा। हेनरी डाल्टन लॉ क्या कहता है कि हर जो टोटल प्रेशर है इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच, एंड जो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सॉल्युबल उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। कार्डियक आउटपुट, जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उतना ज्यादा सर्कुलेशन में आएगा, ठीक है, एनेस्थीसिया। देन ब्लड गैस कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना लॉन्गर टाइम लेगा इंडक्शन में। वही ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना शॉर्टर टाइम लेगा। अगर मैं फार्माकोडायनेमिक की बात करूं तो हमें इसमें थ्योरी याद रखनी है और किसने दी थी वो याद रखनी है। वी आर हैविंग द कोलॉइडल थ्योरी गिवन बाय क्लॉड बर्नार्ड। उसने बोला था देयर इज अ सेमी कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन दैट विल क्लॉग द चैनल्स। डीमेरिट क्या थे, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इसको शो कर रहे थे बट उनको बहुत हाई डोज चाहिए थी, एंड कुछ तो शो ही नहीं कर रहे थे, फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड एज वेल एज साइक्लोप्रोपेन। लिपिड थ्योरी की मैं बात करूं तो लिपिड थ्योरी वाज गिवन बाय मेयर एंड ओवर्टन। मेयर एंड ओवर्टन ने दी थी लिपिड थ्योरी, बट डीमेरिट क्या थे कि जो नॉन एनेस्थेटिक एजेंट थे वो भी लाइपोफिलिक थे तो वो क्यों नहीं शो कर रहे एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। फिर आता है सरफेस टेंशन एडसॉर्प्शन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय ट्रॉबे एंड लिली। ट्रॉबे एंड लिली ने दिया था सरफेस टेंशन की थ्योरी। तो डीमेरिट क्या थे, डिटर्जेंट तो सरफेस टेंशन की तरह काम नहीं करते, देन एनेस्थीसिया की तरह काम नहीं करते, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो भी सरफेस टेंशन को कम नहीं करता है। माइक्रोक्रिस्टलाइन हाइड्रेट और आइस कवर थ्योरी वाज गिवन बाय मिलर एंड पॉलिंग। दैट वाज रिलेटेड टू द क्लैथरेट फॉर्मेशन, जिसमें केज्ड सरफेस है उसके अंदर एनेस्थीसिया जो होता है वो एनक्लोज हो जाता है। डीमेरिट क्या थे, ये बोलता है कि एनेस्थेटिक एक्शन लाई करता है एक्वस फेज में एंड देयर इज नो एविडेंस कि इन वीवो की वो काम कर रहा है। फिर कुछ ड्रग तो इसको फॉलो ही नहीं करती, फॉर एग्जांपल हेलोथेन, ईथर, बार्बिचुरेट, वो तो क्लैथरेट फॉर्मेशन शो ही नहीं करती है एंड जनरली दे रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन टू शो देयर एक्शन, उसमें तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी एनिमल के अंदर। लास्ट थी बायोकेमिकल थ्योरी दैट वाज गिवन बाय क्वेस्ट्रेल। वो क्या कह रहा था कि जो ब्रेन होता है ना वो अपने आप ही ऑक्सीजन की अपटेक को इनहिबिट कर देता है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ब्लॉक हो जाती है, एटीपी कम हो जाता है। एटीपी रिक्वायर होता है एसिटाइलकोलिन के लिए, एसिटाइलकोलिन रिक्वायर होता है रास मैकेनिज्म के लिए, रास ही अवॉइड हो जाता है तो ब्रेन में डिप्रेशन आ जाता है। मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन द सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर लेवल। वो क्या कहता है, एक सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है तो उस सिनेप्स में जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी उसमें हाइपर पोलराइजेशन होगी और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इनहिबिटरी को एनहांस कर दें न्यूरोट्रांसमीटर को, या फिर एक्साइटेटरी को हम इनहिबिट करते हैं जो कि कीटामीन करता है थ्रू द NMDA रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट करके। क्लिनिकल स्टेट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, इट वाज गिवन बाय A.E. ग्वेड्रल इन 1920।
जनरली उसने ईथर को यूज़ किया था टू शो द डिफरेंट स्टेजेस। वाई? क्योंकि उसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन था, डिस्टिंक्ट स्टेजेस सेपरेटली विजिबल थी। नाउ बट कुछ एक्सेप्शन है कि जो कीटामीन है वो सारी स्टेज शो नहीं करता। अब हम पर्टिकुलरली स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। स्टेज 1 ऑफ एनेस्थीसिया, इसमें सेंसेशन की लॉस होगी। इस पूरी स्टेज में एनिमल जो है वो कॉन्शियस होगा, बट जैसे ये स्टेज खत्म होगी एनिमल अनकॉन्शियस हो जाएगा। इस स्टेज में एनिमल की वॉलेंट्री मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो मोटर कॉर्टेक्स होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और एनिमल लड़खड़ाने लग जाता है। Then comes the stage 2, that is the combat behavior. It is the stage of delirium or the involuntary excitement. अब इस स्टेज में एनिमल जो है वो अनकॉन्शियस है, इसकी जो ब्रीदिंग है वो जर्की हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, आइस बॉल की मूवमेंट यूज होती है, दैट इज द निस्टैग्मस इज सीन। प्यूपिल जो होता है वो डायलेट होना शुरू कर देता है, मसल टोन रिजिड हो जाती है, बढ़ जाती है। देन सारे जो एरियाज होते हैं एक्सेप्ट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो हमारे एक्साइट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द रेटिकुलर एपिथेलियम। इसकी वजह से हमारे इनवॉलेंट्री मोशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो स्टेज 2 है उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल निस्टैग्मस देखने को मिल रहा है कि उसकी आईज जो है इधर उधर घूम रही है, एज वेल एज प्यूपिल डायलेट कर रहा है, ब्रीदिंग इरेगुलर है, ठीक है, उसके कंट्रोल में नहीं है ये सारी चीज़ें। नाउ जो क्लोरोफॉर्म और ईथर होते हैं वो बस यही 2 फॉर्म शो करते हैं। देन हेलोथेन, मेथॉक्सीफ्लोरेन एंड बार्बिचुरेट जो होते हैं वो बाईपास कर देते हैं इस स्टेज को। कीटामीन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फेनसाइक्लिडीन इन्हीं स्टेजेस तक एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं। स्टेज 3 इज द सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज, इसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। इस स्टेज में क्या होता है, एनिमल रेगुलर रेस्पिरेशन में वापस आ जाता है, मसल की रिलैक्सेशन होती है, तो इसी स्टेज में हमें सर्जरी करनी है, इसी स्टेज को मेंटेन करके रखना होता है। नाउ इसमें भी 4 प्लेन है, 1, 2, 3 एंड 4। 3 एंड 4 रिस्पॉन्ड टू द डीप एनेस्थीसिया, इसमें एनिमल को जाने ही नहीं देना है। पहले में क्या होगा, आई मूवमेंट हो रही है, पहले के बाद आई मूवमेंट बंद हो गई। अब दूसरे के बाद क्या होगा, पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा रेस्पिरेटरी मसल का, बट डायफ्रामेटिक मसल को अभी कोई नहीं छेड़ेगा। थर्ड के बाद क्या होगा, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगी रेस्पिरेटरी मसल की। फोर्थ में क्या होगा, डायफ्रामेटिक मसल भी पैरालाइज हो जाएगी और इंटरकोस्टल रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर स्टेज नहीं रुकी तो फिर स्टेज 4 आ जाएगी, दैट इज ऑफ द मेडुलरी पैरालिसिस एंड डेथ। इट विल एंड विद द सर्कुलेटरी फेलियर। इरिवर्सिबल होता है वाइडली डायलेटेड प्यूपिल, मतलब अगर ये स्टेज आ गई तो डेथ आ सकती है। जनरली क्या फिनोमिना होता है, हमें इंड्यूस करना है एनेस्थीसिया को, उसको मेंटेन करना है, फिर उससे रिकवर होना है। एंड कार्डिनल फीचर क्या है एनेस्थीसिया के, सेंसेशन का लॉस होना चाहिए, स्लीप एमनेशिया, इमोबिलिटी, मसल रिलैक्सेशन विल बी देयर, एबॉलिशन ऑफ द रिफ्लेक्स इज देयर, चाहे वो पाल्पिब्रल रिफ्लेक्स हो, कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो, पेडल रिफ्लेक्स हो, सोमैटिक और ऑटोनॉमस हो। अगले में हम डिटेल में ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे।